लाइव। इमेजिन दिस, आपका बेस्ट फ्रेंड एग्जाम में चीट करता है और समहाउ उसे ए ग्रेड मिल जाता है। अब एक सवाल है, सोचो जरा, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, द रिजल्ट यानी वो ए ग्रेड, या फिर प्रोसेस मतलब एग्जाम लिखने का ऑनेस्ट तरीका? थोड़ा ट्रिकी है ना? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स सवालों की डेप्थ में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे डीप डिस्कशंस पसंद हैं जिससे आप रूम में सबसे वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन बन जाते हैं, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और शायद नीचे कमेंट में हेलो लिख दीजिए। उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम एथिक्स की दुनिया से 3 बिल्कुल फंडामेंटल सवालों को अनपैक करने वाले हैं। इससे आप अपनी मास्टर क्लास समझ लीजिए। सबसे पहले हम मॉरल इंट्यूशन और मॉरल रीजनिंग के बीच का फर्क समझेंगे। समझे, गट फीलिंग वर्सेस द लॉजिकल ब्रेन। फिर हम उस सदियों पुरानी डिबेट में उतरेंगे, मीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एंड सब कुछ जस्टिफाई कर देते हैं। और आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट के एक फेमस कोट के जरिए हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि एम्बिशन एक वर्च्यू है या वाइस। तो चलिए इस इंटेलेक्चुअल जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। फैंटास्टिक, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डीप डाइव। ओके, हियर वी गो। हमारा पहला सवाल है साल 2023 से। क्वेश्चन टेक्स्ट है, डिफरेंशिएट मॉरल इंट्यूशन फ्रॉम मॉरल रीजनिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, एथिक्स, थ्योरी। ये सुनने में आई नो थोड़ा हेवी लगता है, लेकिन इसके कोर में ये बस गट फीलिंग वर्सेस एक वेल थॉट आउट सोच समझ कर लिया गया फैसला की स्टोरी है, राइट? एब्सोल्युटली। चलो इसे एक ऐसे तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं जो सुपर इजी टू अंडरस्टैंड हो लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव भी हो। ऐसे आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए आपको स्टेज बिल्कुल परफेक्टली सेट करना होगा। शुरुआत में ही बताइए कि मॉरल इंट्यूशन और मॉरल रीजनिंग दो अलग लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रास्ते हैं जो हमारा दिमाग एथिकल डिसीजंस के लिए लेता है। एक फास्ट है, ऑटोमेटिक और इमोशनल, दूसरा स्लो, डिलिबरेट और लॉजिकल है। शुरुआत में ही ये सिंपल सा डिस्टिंक्शन एक फैंटास्टिक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। आई सी। तो आप उन्हें सिर्फ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहली लाइन से उनका कंपैरिजन सेट कर रहे हैं। स्मार्ट। तो आंसर के बॉडी को कैसे एक्सप्लेन करें? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मॉरल इंट्यूशन। ऑफ कोर्स, आपके बॉडी का पहला हिस्सा मॉरल इंट्यूशन को डेडिकेट होना चाहिए। तो ये है क्या? इसे आप अपना इमीडिएट प्री रिफ्लेक्टिव जजमेंट समझिए। मतलब ये वो इंस्टेंट फ्लैश ऑफ फीलिंग है, ये सही है या ये गलत है, जो आपके कॉन्शियसली सोचने से पहले होता है। ये इमोशनली चार्ज्ड होता है और हमारे अंदर बेस्ड डीप सीटेड वैल्यूज और सोशल कंडीशनिंग पर बेस्ड होता है। सोर्स में इसे समझाने के लिए एक ब्रिलियंट एग्जांपल है। इमेजिन कीजिए एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर सड़क पर चल रहा है। अचानक वो एक बुरा रोड एक्सीडेंट देखता है। ज्यूरिसडिक्शन, प्रोटोकॉल्स या पर्सनल रिस्क के बारे में एक सेकंड सोचे बिना वो इंस्टिंक्टिवली घायलों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। ये इमीडिएट गट ड्रिवन इंपल्स जो है ना, यही प्योर मॉरल इंट्यूशन इन एक्शन है। ये कोई कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं है, ये एक मॉरल रिफ्लेक्स है। ये एग्जाम्पल तो फैंटास्टिक है, क्योंकि ये बहुत विसरल है। आप उस रश को ऑलमोस्ट फील कर सकते हैं। लेकिन इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या ये मॉरल इंट्यूशन कभी गलत हो सकता है? मतलब एक गट फीलिंग तो कभी कभी प्रेजुडिस या बायस पर भी बेस्ड हो सकती है ना? ये एक एक्सीलेंट और क्रिटिकल सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। यही सबसे बड़ा खतरा है सिर्फ मॉरल इंट्यूशंस पर रिलाई करने का, क्योंकि ये हमारी परवरिश, कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेप होता है। इसमें बायसेस हो सकते हैं। किसी पर सिर्फ इसलिए ट्रस्ट ना करना कि वो अलग दिखता है, ये एक फ्लॉड मॉरल इंट्यूशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। अच्छा। और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही इसका काउंटर पार्ट मॉरल रीजनिंग इतना जरूरी है। वो हमारे पोटेंशियली बायस्ड इंट्यूशंस पर एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है। समझ गया। तो इससे हम सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। हम मॉरल रीजनिंग को कैसे एक्सप्लेन करें? एग्जैक्टली। आपके बॉडी का दूसरा हिस्सा मॉरल रीजनिंग को अच्छे से डिटेल में बताएगा। इंट्यूशन के ऑपोजिट ये एक कॉन्शियस, डिलिबरेट और अक्सर स्लो प्रोसेस होता है। इसमें आप एक्टिवली लॉजिक, एविडेंस और एस्टैब्लिश्ड एथिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके एक जजमेंट पर पहुंचते हैं। आप प्रोज एंड कॉन्स को तोलते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं। ठीक है। सोर्स एक और परफेक्ट एग्जांपल देता है। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक आईएएस ऑफिसर, जिनको एक इलीगल स्लम को तोड़ने का काम मिला है ताकि एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे बन सके। ये एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा है। वो सिर्फ एक गट फीलिंग पर रिलाई नहीं कर सकती। उन्हें डीप मॉरल रीजनिंग में एंगेज करना होगा। उन्हें लीगल मैंडेट को, डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को, नए प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को और स्लम ड्वेलर्स की ह्यूमन डिग्निटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल को, इन सबको बैलेंस करना होगा। ये पूरा प्रोसेस आराम से सोचने का यही मॉरल रीजनिंग है। दोनों एग्जांपल्स के बीच का कंट्रास्ट बहुत क्लियर है। पुलिस ऑफिसर एकदम स्पीड और इंस्टिंक्ट से काम कर रहा है, जबकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आराम से, केयरफुली सोच विचार कर रही हैं। आपने एथिकल प्रिंसिपल्स का जिक्र किया। सोर्स में फिलोसोफर इमैनुअल कांट का नाम है। कांट जैसे नाम लाने से आंसर सच में स्ट्रॉन्गर बनता है या ये सिर्फ शो ऑफ के लिए? ये आंसर को सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। बस आप इसे सही से इस्तेमाल करें। ये नेम ड्रॉपिंग के बारे में नहीं है, ये दिखाने के बारे में है कि आप फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स को समझते हैं। मॉरल रीजनिंग के लिए आप इमैनुअल कांट की डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का जिक्र कर सकते हैं, जो कहती है कि कुछ ड्यूटीज और रूल्स एब्सोल्यूट हैं और हमें उन्हें फॉलो करने के लिए अपने रीजन का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। या आप यूटिलिटेरियनिज्म का जिक्र कर सकते हैं, जो इस बात पर फोकस करता है कि कौन सा एक्शन सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छाई पैदा करेगा। इन फ्रेमवर्क्स का जिक्र करना दिखाता है कि आपके पास एक डीपर, ज्यादा एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। ये बात आई समझ में।
एक इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी की लेयर ऐड हो जाती है। ओके, स्ट्रक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट इन डिफरेंसेस को मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए कैसे प्रेजेंट कर सकता है? मैंने सुना है कि एक टेबल एक अच्छा आइडिया है। उस टेबल में हम कौन से स्पेसिफिक पैरामीटर्स कंपेयर करें ताकि डिस्टिंक्शन सुपर क्लियर हो जाए। एक टेबल क्लैरिटी और हाई इम्पैक्ट के लिए एक एक्सेलेंट टूल है। पैरामीटर्स के लिए मैं इन 5 को सजेस्ट करूंगी। पहला, डेफिनेशन। इंट्यूशन के लिए इमीडिएट ऑटोमेटिक मॉरल जजमेंट। रीजनिंग के लिए डिलिबरेट कॉन्शियस एनालिसिस। ओके, दूसरा, नेचर। इंट्यूशन के लिए इमोशनल एंड प्री रिफ्लेक्टिव। रीजनिंग के लिए रैशनल एंड रिफ्लेक्टिव। हम्म। तीसरा, स्पीड। इंट्यूशन के लिए फास्ट एंड एफर्टलेस। रीजनिंग के लिए स्लो एंड एफर्टफुल। चौथा, बेसिस। इंट्यूशन के लिए गट फीलिंग्स, इनग्रेन्ड वैल्यूज, ह्यूरिस्टिक्स। रीजनिंग के लिए लॉजिकल प्रिंसिपल्स, एविडेंस, एथिकल थ्योरीज। राइट। और आखिरी? पांचवा, रोल ऑफ लॉजिक। इंट्यूशन के लिए मिनिमल और पोस्ट हॉक जस्टिफिकेशन। रीजनिंग के लिए सेंट्रल एंड फाउंडेशनल। ऐसा एक टेबल गेम चेंजर हो सकता है। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साफ डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। ये तो काफी हेल्पफुल है, एकदम क्लैरिटी के लिए चीट शीट जैसा है। फाइनली, कंक्लूजन। ऐसे आंसर को कंक्लूड कैसे करें बिना ये कहे कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं? इसे सिंथेसाइज करने का एक अच्छा तरीका क्या है? पावरफुल कंक्लूजन कोई एक साइड नहीं चुनता, बल्कि वो उनके सिंथेसिस के लिए आर्ग्यू करता है। आप कह सकते हैं कि जहां मॉरल इंट्यूशन एक तेज, अक्सर वैल्यूएबल फर्स्ट रिस्पॉन्स देता है, उसे मॉरल रीजनिंग से स्क्रूटिनाइज और गाइड करना जरूरी है, खासकर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में। राइट। आइडियल एथिकल एजेंट वो है जिसके पास वेल होन्ड इंट्यूशंस है, लेकिन जब स्टेक्स हाई हों तो आराम से रीजन करने की विजडम भी है। एक पब्लिक सर्वेंट के लिए एक कंपैशनेट हार्ट इंट्यूशन और एक क्लियर माइंड रीजनिंग के बीच की ये सिनर्जी ही गुड गवर्नेंस की नींव है। कंपैशनेट हार्ट और अ क्लियर माइंड के बीच की सिनर्जी। आई लव दैट। ओके एवरीवन, ये अगला पार्ट मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। अब पॉज कीजिए और इस डेफिनेशन को जोर से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। रेडी? Moral intuition is an immediate emotional judgment, while moral reasoning is a deliberate logical analysis. इसे 2-3 बार रिहर्स कीजिए, उससे ये दिमाग में लॉक हो जाता है। परफेक्ट। और ये रहा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, मॉरल इंट्यूशन दिल की पहली आवाज है, जबकि मॉरल रीजनिंग दिमाग का आखिरी फैसला। इफेक्टिव एथिकल लीडर्स को दोनों की जरूरत होती है। ब्रिलियंट। इसने एक परफेक्ट फाउंडेशन तैयार कर दी है। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रीजन करने का ये आइडिया हमें आराम से हमारे अगले बड़े सवाल तक ले जाता है, जो एथिक्स की सबसे पुरानी डिबेट्स में से एक है। ओके, चलो अगले बड़े सवाल में डाइव करते हैं। ये 2018 से है और ये क्लासिक है। सवाल है, विद रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ एक्शंस, वन व्यू इज दैट मीन्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड द अदर व्यू इज दैट द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। Which view do you think is more appropriate? Justify your answer. Broad micro theme, ethics, theory. ये सच में बहुत सारे एथिकल डिलेमास के सेंटर में है। क्या सफर ज्यादा मायने रखता है या मंजिल? यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए इस डिबेट की कॉम्प्लेक्सिटी और टाइमलेसनेस को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। आपको ये बताना चाहिए कि सदियों से फिलोसोफर्स और लीडर्स इस बात से जूझ रहे हैं कि क्या एक नेक मकसद मॉरली क्वेश्चनेबल तरीकों को अच्छा ठहरा सकता है। इससे डिस्कशन एक सिंपल चॉइस नहीं, बल्कि एक डीप फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम की तरफ फ्रेम होता है। राइट, स्टेज सेट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आंसर के बॉडी के लिए जाहिर है कि दोनों व्यूज को एक्सप्लेन करना होगा। पहले वाले से शुरू करते हैं, द आइडिया दैट मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। करेक्ट। इस व्यू पॉइंट को अक्सर मीन्स बेस्ड मोरालिटी कहा जाता है। इसका कोर आइडिया ये है कि किसी एक्शन की मोरालिटी उस एक्शन में ही होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं। प्रोसेस यानी मीन्स प्योर होने चाहिए। यहाँ डोमिनेंट फिलोसॉफिकल थियरी है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, जो सबसे ज्यादा इमैनुअल कांट से जुड़ी हुई है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कुछ ड्यूटीज और रूल्स यूनिवर्सली सच होते हैं, जैसे झूठ मत बोलो या चोरी मत करो। ये मोरल एब्सोल्यूट्स हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो। ये फिलॉसफी भारत के धर्म के कॉन्सेप्ट से खूब मिलती है, जो राइचियस कॉन्डक्ट और बिना रिजल्ट की चिंता किए अपनी ड्यूटी फॉलो करने पर जोर देता है। तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट होगा ना, है ना? बिल्कुल सही। सोर्स इस व्यू को सपोर्ट करने के लिए कुछ फैंटास्टिक एग्जांपल्स हाईलाइट करता है। पहला, महात्मा गांधी का सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस, अहिंसा और ट्रूथ, सत्य के मीन्स उतनी ही पवित्र थे जितना इंडिया की आजादी का एंड। उन्होंने मीन्स की प्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। दूसरा, इंडियन जुडिशरी का ड्यू प्रोसेस को सख्ती से फॉलो करना। लीगल प्रोसीजर को यहां तक कि सबसे बुरे क्रिमिनल्स के लिए भी अच्छे से फॉलो किया जाता है, ताकि प्रोसेस फेयर और जस्ट हो। मीन्स एक फेयर ट्रायल पैरामाउंट है। राइट। तीसरा, मेडिसिन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का प्रिंसिपल। एक डॉक्टर को किसी भी प्रोसीजर से पहले एथिकल मीन्स पेशेंट को पूरी जानकारी देना और उनकी सहमति लेना इस्तेमाल करना चाहिए, जो पेशेंट की ऑटोनॉमी और डिग्निटी का सम्मान करता है। ये एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर कर देते हैं। प्रोसेस में खुद इंटेग्रिटी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ का क्या, कभी-कभी एक बड़े क्राइसिस में एक लीडर को ग्रेटर गुड के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं ना। मतलब क्या एक लीडर को क्वेश्चनेबल मींस इस्तेमाल करने के लिए ब्लेम किया जा सकता है अगर वो लाखों लोगों की जान बचा ले? आपने बिल्कुल डिबेट के दूसरे साइड का आर्गुमेंट पकड़ लिया है, और इससे हम आते हैं एंड्स बेस्ड मोरालिटी पर। ये व्यू, जिसे कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहते हैं, आर्ग्यू करता है कि एक एक्शन की मोरालिटी सिर्फ उसके आउटकम से डिटरमिन होती है।
इसका सबसे फेमस वर्जन है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने चैंपियन किया, जो कहता है कि सबसे एथिकल चॉइस वो है जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छाई पैदा करे। अच्छा। एंड ओवरऑल हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है और मीन्स अच्छा है अगर वो उस एंड तक ले जाए। इस सोच की तुलना कभी-कभी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, जो एक शासक को सलाह देता है कि स्टेट की रक्षा और उसके कल्याण के लिए जो भी जरूरी हो वो करें। तो इसके मॉडर्न एग्जांपल्स क्या होंगे? सोर्स कुछ मॉडर्न एग्जांपल्स देता है, जैसे 2016 की डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी। उसका बताया गया एंड ब्लैक मनी को खत्म करना था, जो एक नेक मकसद है। मींस में सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और पब्लिक को परेशानी हुई। ऐसे ही कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दुनिया भर की सरकारों ने सख्त लॉकडाउन्स लगाए। मींस ने इंडिविजुअल फ्रीडम्स को कम किया, लेकिन एंड लोगों की जान बचाना और हेल्थ केयर सिस्टम्स को कोलैप्स होने से रोकना था। लेकिन ये एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाली सोच का एक बहुत बहुत डार्क साइड भी है ना। ऐसा लगता है जैसे ये एक ऐसी फिसलने वाली ढलान है जिसका इस्तेमाल कुछ भी जस्टिफाई करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक है जिसका जिक्र करना जरूरी है। इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा खतरा इसके अब्यूज का पोटेंशियल है। अगर एक लीडर या स्टेट ये मान ले कि उनका मकसद काफी नेक है, तो वो भयानक एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सोर्स से एक चिलिंग एग्जांपल देता है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक टेरर सस्पेक्ट से जानकारी निकालने के लिए टॉर्चर का इस्तेमाल करना। एंड शायद एक अटैक रोकना हो, लेकिन मींस टॉर्चर ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी का एक गहरा वायोलेशन है। यही वो जगह है जहां ये फिलॉसफी एथिकली कैटास्ट्रोफिक बन जाती है। तो आंसर को स्ट्रक्चर करते वक्त सवाल पूछता है कि कौन सा व्यू मोर अप्रोप्रिएट है। तो आप एक साइड के लिए या एक बीच के रास्ते के लिए कैसे आर्ग्यू करें बिना इंडिसाइसिव लगे? एक बैलेंस्ड व्यू को मोर अप्रोप्रिएट कैसे जस्टिफाई करें? यही असली चैलेंज है। सबसे सोफिस्टिकेटेड आंसर एक हार्ड साइड नहीं लेता, बल्कि ये आर्ग्यू करता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जो एथिकल मीन्स को प्राथमिकता देता है, वही मोर अप्रोप्रिएट व्यू है। आप आंसर को 3 पार्ट्स में स्ट्रक्चर करें। पहले मीन्स बेस्ड मोरालिटी को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें। दूसरे एंड्स बेस्ड मोरालिटी को उसके एग्जाम्पल्स और खतरों के साथ एक्सप्लेन करें। और आखिर में कंक्लूजन में आप सिंथेसाइज करें। आप आर्ग्यू करें कि जबकि हमें आउटकम्स का ध्यान रखना चाहिए, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी उन एथिकल लाइन से डिफाइन होती है जिन्हें वो क्रॉस करने से मना कर देती है। इसलिए एक फ्रेमवर्क जो एथिकल मीन्स को अहमियत देता है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो इंडिविजुअल राइट्स की रक्षा करता है, जस्टिस इंश्योर करता है और पावर के अब्यूज को रोकता है। सफर हमारे कैरेक्टर को मंजिल से कहीं ज्यादा डिफाइन करता है। ये कंक्लूजन को फ्रेम करने का एक पावरफुल तरीका है। आप सवाल को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, आप एथिकली सस्टेनेबल के रूप में रीडिफाइन कर रहे हैं। एक और सवाल है इम्पैक्ट पर। आपने कांट और मिल का जिक्र किया। क्या सिर्फ उनका नाम लेना काफी है या उनके कोर आइडिया को एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहिए ये दिखाने के लिए कि आप सच में समझते हैं? हमेशा एक लाइन में एक्सप्लेन करें। इसमें सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स लगते हैं, लेकिन वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जैसे दिस अलाइंस विद इमैनुअल कांट्स डियोंटोलॉजिकल व्यू व्हिच स्टेट्स दैट एक्शंस आर इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। Right. या दिस इज अ यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट इन लाइन विद जॉन स्टुअर्ट मिल फोकसिंग ऑन अचीविंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। वो एक लाइन सच्ची समझ को दर्शाती है। परफेक्ट। ये एक हाई इम्पैक्ट टिप है। ओके टीम, चलो इसे लॉक करते हैं। सेशन को पॉज कीजिए और इसे जोर से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। Deontology, championed by Kant, focuses on ethical means, while consequentialism, like Mill's utilitarianism, focuses on justifying ends. इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये एक ऐसी लाइन है जो दिखाती है कि आपको अपनी चीजें पता हैं। एक्सीलेंट। और हमारे मिनी रीकैप के लिए, इन शॉर्ट, जबकि मंजिल विजन देती है, आप जो रास्ता चुनते हैं वो आपकी मोरालिटी को डिफाइन करता है। एक न्यायप्रिय समाज एक साफ रास्ते को प्राथमिकता देता है। तो अगर हम इस बात पर अग्री करते हैं कि रास्ता यानी मीन्स एथिकल होने चाहिए, तो इसका उन लीडर्स के लिए क्या मतलब है जो बाय नेचर बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनके दिमाग में बहुत बड़े एंड्स होते हैं? ये हमें हमारे आखिरी सवाल तक ले जाता है। हमारा आज का आखिरी सवाल 2017 से है और ये नेपोलियन बोनापार्ट के गहरे कोट पर बेस्ड है। कोट है, ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर। दोज एंडाउड विद इट मे परफॉर्म वेरी गुड और वेरी बैड एक्ट्स, ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल्स व्हिच डायरेक्ट देम। फिर सवाल उन रूलर्स के एग्जाम्पल्स मांगता है जिन्होंने अपने समाज को नुकसान पहुंचाया और जिन्होंने उसके विकास के लिए काम किया। ब्रॉड माइक्रो थीम, एथिक्स, थ्योरी। ये कोट तो अमेजिंग है। ये कहता है कि एम्बिशन अच्छा या बुरा नहीं है, ये बस एक पावरफुल एनर्जी है। एग्जैक्टली, एम्बिशन आग की तरह है। इसे खाना बनाने और गर्मी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ इससे एक शहर जलाने के लिए भी। ये एक न्यूट्रल लेकिन बहुत पावरफुल फोर्स है। जिन प्रिंसिपल्स का नेपोलियन जिक्र करते हैं वो मॉरल कॉम्पस है जो इस फोर्स को डायरेक्शन देता है। इस आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए आपको कोट को ही डाइसेक्ट करके शुरुआत करनी चाहिए। एक्सप्लेन करें कि एम्बिशन एक दो धारी तलवार है और इसका इम्पैक्ट क्रिएटिव या डिस्ट्रक्टिव पूरी तरह से उसे इस्तेमाल करने वाले इंडिविजुअल के एथिकल फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता है। ये शुरुआत करने का एक बढ़िया तरीका है। तो बॉडी के लिए हमें इस तलवार के दोनों पहलुओं को एक्सप्लोर करना होगा। चलो डार्क साइड से शुरू करते हैं, जिसे सोर्स एम्बिशंस पेरिल कहता है, मिसगाइडेड पावर। हाँ, जब एम्बिशन अनप्रिंसिपल्ड होता है और एथिक्स से कंट्रोल नहीं होता, तो वो लाजमी तौर पर टायरनी, क्रूएल्टी और करप्शन को जन्म देता है। सोर्स इसे उस पॉलिटिकल फिलॉसफी से जोड़ता है जो अक्सर मैकियावेली से जोड़ी जाती है, जिनको कभी कभी ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि रूलर्स को मोरालिटी से ऊपर पावर को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिए गए एग्जाम्पल्स बहुत भयानक है। पहले किंग लियोपोल्ड II ऑफ बेल्जियम। उनका एम्बिशन शुद्ध लालच था, कॉन्गो के रिसोर्सेज खासकर रबर और आइवरी के लिए एक अतृप्त इच्छा। इस अनप्रिंसिपल्ड एम्बिशन ने एक क्रूर कॉलोनियल रिजीम को जन्म दिया जिससे लाखों कोंगोलीज लोगों की मौत हुई। अच्छा। दूसरा, कैम्बोडिया में पोल पॉट।
उनका एम्बिशन आइडियोलॉजिकल था, एक परफेक्ट अग्रेरियन कम्युनिस्ट यूटोपिया बनाना। लेकिन ये एम्बिशन इंसानी जिंदगी के लिए किसी भी सम्मान से जुड़ा हुआ नहीं था। उनके खमेर रूज रेजिम ने कैम्बोडियन जेनोसाइड किया, अपने ही लाखों लोगों को मार दिया। माय गॉड। तीसरा सोर्स मोबुतु सेसे सेको ऑफ जायर का जिक्र करता है। उनका एम्बिशन पर्सनल पावर और दौलत के लिए था, एक क्लासिक क्लेप्टोक्रेसी का केस। उन्होंने अपने देश से बिलियंस चुराए, उसकी इकोनॉमी और लोगों को बर्बाद कर दिया, जबकि वो खुद आलिशान जिंदगी जीते रहे। ये सच में एम्बिशन के गलत होने के चिलिंग एग्जांपल्स हैं। लेकिन कोर्ट कहता है कि एम्बिशन से बहुत अच्छे काम भी हो सकते हैं। तो दूसरा साइड, एम्बिशंस प्रॉमिस, बेनेवोलेंट लीडरशिप, कैसा दिखता है? ये तब होता है जब एम्बिशन को जस्टिस, कंपैशन और इंटेग्रिटी जैसे स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल से गाइड किया जाता है। सोर्स इसे एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स के कॉन्सेप्ट से जोड़ता है, जो कहता है कि एक अच्छा लीडर वो है जो अपने समाज को यूदाइमोनिया यानी ह्यूमन फ्लरिशिंग अचीव करने में मदद करने के लिए वर्च्यूज कल्टिवेट करता है। और इसके एग्जांपल्स? यहाँ के एग्जाम्पल्स भी उतने ही पावरफुल हैं। पहले इंडिया के एम्परर अशोका। शुरुआत में उनका एम्बिशन एक क्रूर विजेता का था, लेकिन कलिंगा वॉर की भयंकरता देखने के बाद उनका एम्बिशन पूरी तरह बदल गया। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल से गाइड होकर उनका नया एम्बिशन एक दयालु शासक बनना था, जो अपने पूरे साम्राज्य में नॉन वायलेंस, अहिंसा, सोशल वेलफेयर और रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करे। राइट। दूसरा, सिंगापुर के ली क्वान यू। उनका एम्बिशन एक छोटे, कमजोर, बिना नेचुरल रिसोर्सेज वाले आइलैंड को एक स्थिर, समृद्ध फर्स्ट वर्ल्ड देश में बदलना था। उन्होंने ये एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच से हासिल किया, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मेरिटोक्रेसी और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर फोकस था। उनका एम्बिशन नेशनल डेवलपमेंट की तरफ चैनल्ड था। और तीसरा ऑफ कोर्स सर नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहने के बाद उनका एम्बिशन आसानी से बदला हो सकता था, लेकिन जस्टिस, फॉरगिवनेस और रिकंसिलिएशन के प्रिंसिपल से गाइड होकर उनका एम्बिशन रेसिस्ट अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करना और सभी नागरिकों के लिए एक नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनाना था। कॉन्ट्रास्ट तो कमाल का है। ये सच में पॉइंट को साफ कर देता है। एक सवाल स्ट्रक्चर पर। एग्जाम्पल्स इस आंसर का कोर हैं, ये तो साफ है। उन्हें अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करें ताकि पॉइंट प्रूव हो जाए और आंसर एक लंबी हिस्ट्री लेसन न बन जाए? कि ये है कि आप ब्रीफ रहें और लीडर के एक्शन को सीधे प्रिंसिपल्ड या अनप्रिंसिपल्ड एम्बिशन के सेंट्रल थीम से जोड़ें। हर एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करें। लीडर का नाम बताइए, उनका कोर एम्बिशन आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे ग्रीड, आइडियोलॉजी, नेशनल डेवलपमेंट, और फिर आउटकम बताइए, जैसे जेनोसाइड, प्रोस्पेरिटी, रिकंसिलिएशन। हर एग्जाम्पल के लिए 1 या 2 सेंटेंस काफी हैं। मकसद कोड को इल्यूस्ट्रेट करना है, बायोग्राफी लिखना नहीं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। अब एक थोड़ा गहरा कंटेंट चैलेंज। ली क्वान यू पॉजिटिव एम्बिशन का एक अच्छा एग्जांपल है, लेकिन वो अपने अथॉरिटेरियन स्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक लीडर दोनों का मिक्स हो, और आप उन्हें ऐसे आंसर में कैसे क्लासिफाई करेंगे? ये एक ब्रिलियंट न्यूआंस सवाल है, और हाँ, बहुत से लीडर्स एथिकली कम्प्लेक्स होते हैं। एक आंसर में आप इस कम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जबकि ली क्वान यू जैसे लीडर्स ने कमाल का विकास किया, क्रिटिक्स उनके अथॉरिटेरियन तरीकों पर उंगली उठाते हैं, जिससे प्रोग्रेस और इंडिविजुअल लिबर्टीज के बीच ट्रेड ऑफ्स पर जटिल सवाल उठते हैं। अच्छा। इस न्यूआंस को एक्नॉलेज करना एक हाई लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग दिखाता है। आप उन्हें फिर भी बेनेवोलेंट लीडरशिप के अंदर क्लासिफाई करेंगे उनके नेशनल वेलफेयर के प्राइमरी एम्बिशन के आधार पर, लेकिन आप एथिकल ग्रे एरियाज को पहचान कर एक सोफिस्टिकेशन की लेयर ऐड कर देते हैं। मुझे ये पसंद आया। इसे आंसर ब्लैक एंड व्हाइट से निकलकर कुछ ज्यादा रियलिस्टिक बन जाता है। ओके, इस पर आखिरी सवाल। इस आंसर को कंक्लूड करने का, नेपोलियन के कोट से सब कुछ जोड़कर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने का पावरफुल तरीका क्या है? एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन में कोट का फिर से जिक्र होना चाहिए। आप दोहरा सकते हैं कि नेपोलियन सही थे, एम्बिशन एक रॉ पावर है। फिर आप एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के साथ खत्म कर सकते हैं, जैसे कि अल्टीमेटली मॉडर्न लीडरशिप के लिए अहम सबक ये है कि प्रिंसिपल्स के बिना प्रोग्रेस खतरनाक है। इसलिए जस्टिस, कंपैशन और इंटेग्रिटी पर आधारित एक एथिकल फाउंडेशन को बढ़ावा देना ही ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि एम्बिशन के शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हो, ना कि उसे तोड़ने के लिए। ये एक परफेक्ट रैप अप है। ओके, चलो इस आखिरी वाले को अपनी मेमोरी में अनलॉक कर लेते हैं। ये एक अच्छा समरी लाइन है। पॉज कीजिए और इसे कहने की प्रैक्टिस कीजिए। Ambition guided by principles leads to progress, like Ashoka and Mandela. Without principles, it leads to tyranny, like Leopold and Pol Pot. चलो इसे रिहर्स करते हैं। ये याद रखने के लिए एक पावरफुल लाइन है। फैंटास्टिक। और इस आखिरी सेक्शन का मिनी रिकैप सिंपल है। इन शॉर्ट, एम्बिशन एक शक्तिशाली इंजन है और एथिकल प्रिंसिपल्स उसका स्टीयरिंग व्हील है। आपको स्टीयरिंग व्हील की सख्त जरूरत है। ओके, ये कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज के थ्रू एक इनक्रेडिबली डिटेल्ड जर्नी थी। चलो, जो कुछ हमने आज कवर किया है उसका एक क्विक एनर्जेटिक रिकैप करते हैं। हमने एथिक्स, खासकर जनरल मॉरल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी में एक सुपर डीप डाइव किया। पहले हमने मॉरल इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग को, मॉरल रीजनिंग, हमारा लॉजिकल एनालिसिस से अलग किया। की टेक अवे, एक समझदार डिसीजन मेकर को एक अच्छे दिल और एक तेज दिमाग दोनों की जरूरत होती है। बिल्कुल। दूसरा, हमने क्लासिक मीन्स वर्सेस एंड्स डिबेट को एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि कैसे कांट की डियोंटोलॉजी प्रोसेस की शुद्धता को अहमियत देती है, जबकि मिल का यूटिलिटेरियनिज्म आउटकम पर फोकस करता है। सबसे अप्रोप्रिएट व्यू, एक बैलेंस्ड व्यू जो एथिकल मीन्स को प्राथमिकता देता है, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चलते हैं वही हमें डिफाइन करता है।
राइट। आखिर में नेपोलियन के पावरफुल कोट का इस्तेमाल करते हुए हमने एम्बिशन को एक न्यूट्रल फोर्स के रूप में समझा। उसे गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स ही उसे प्रोग्रेस का एक टूल बनाते हैं, जैसे मंडेला और अशोका के साथ हुआ, या विनाश का हथियार जैसे पोल पॉट और लियोपोल्ड के साथ। ये एक परफेक्ट समरी है। और चलो हमारी लिसनर्स को एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ते हैं, एक चैलेंज अगर आप चाहें तो। आज की इस हाइपर कनेक्टेड सोशल मीडिया ड्रिवन दुनिया में, जहां गुस्सा सेकंड्स में दुनिया भर में फैल सकता है, आपको क्या लगता है हमारी एथिकल फैकल्टीज का क्या हो रहा है? क्या हमारे इमोशनली ड्रिवन मॉरल इंट्यूशंस कांस्टेंट स्टिमुलेशन की वजह से ज्यादा पावरफुल और रिएक्टिव हो रहे हैं? या ये वही समय है जब हमें कॉन्शियसली स्लो डाउन करके डिलिबरेट शांत मॉरल रीजनिंग को पहले से ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत है? क्या हमारी तेज दुनिया हमारे एथिक्स को भी तेज बना रही है? और क्या ये जरूरी है कि एक अच्छी चीज हो? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। वाओ, क्या पावरफुल थॉट है एंड करने के लिए। ये सच में सोचने वाली बात है। आप सब क्या सोचते हैं? अपने आइडियाज इस पर नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए, हमें उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये डीप और इंसाइटफुल डिस्कशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए और सवाल करते रहिए।